गुड मॉर्निंग क्लास। बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल या और उसकी संरचना और साथ ही उसकी कार्यविधि की भी बात करेंगे और साथ ही इसमें जो हम गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रियाओं की भी बात करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है गैल्वेनिक सेल या फिर गैल्वेनी सेल जिसको बोला जाता है। तो बात करते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल जो होता है वह एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि क्या है, स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रियाओं के की रासायनिक ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। यहाँ पर टर्म आया है एक रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया जो है एक साथ होती है। तो ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल जो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की केमिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर इसको जो है वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। जो गैल्वेनिक सेल होता है वह क्या है, एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें रासायनिक क्रियाओं और रासायनिक क्रियाएं कौन से, रेडॉक्स रिएक्शन से जो है विद्युत धारा का निर्माण होता है। और इन युक्तियों यानी कि इन डिवाइसेस का निर्माण जो है, इन डिवाइसेस की जो खोज की थी वो की थी एल गैल्वेनी और ए वोल्टा ने कब की थी, 1976 में की थी। और इन्हीं के नाम पे जो है इन सेलों को गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल कहा जाता है। ये तो बात रही गैल्वेनिक सेल की। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की संरचना की, स्ट्रक्चर की। तो यह क्या होता है, इसमें जो है इसकी क्रियाविधि जो होती है सेम एज इट इज किसकी तरह होती है, डेनियल सेल की तरह होती है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, इसमें जो है एक ही पात्र में जो है कैथोडिक रिएक्शन भी होती है और एनोडिक रिएक्शन भी होती है। लेकिन जो हमारा डेनियल सेल था उसमें क्या होता है, दो अलग अलग पात्र लिए जाते थे और उनको जो है लवण सेतु के माध्यम से हम जोड़ देते थे और तब जाके जो है कंप्लीट सर्किट का फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल जो है डेनियल सेल का एक विकसित रूप होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोडों यानी कि कैथोड और एनोड को जो है एक ही पात्र में यानी कि एक ही कंटेनर में दो अलग अलग भागों में रखा जाता है। एक भाग में जो है कॉपर की छड़ जो कि क्या है, कैथोड का कार्य करती है, कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है। और जो दूसरे भाग में जो है Zn की छड़ को, जिंक की छड़ को जो कि एनोड की भांति कार्य करती है, जिंक की छड़ को ZnSO4 जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। और गैल्वेनिक सेल में जो है अभी मैंने बताया कि इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। जब जो है इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है उनके लवण विलयन में डाल दिया जाता है तो उसके बाद जो है इन दोनों इलेक्ट्रोडों यानी कि कॉपर की छड़ को और Zn की छड़ को जो है वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इस वोल्ट मीटर की सहायता से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और जिससे कि हमारा जो है जो वैद्युत रासायनिक सेल जो है परिपथ कंप्लीट हो जाता है। अर्थात जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को जो है वोल्ट मीटर की सहायता से जो है संयोजन तार से जोड़ दिया जाता है और जिससे कि क्या है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, हमें जो है गैल्वेनिक सेल का संरचना स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। ये तो हमने बात की गैल्वेनिक सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल के संरचना की। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी क्रियाविधि की। जब जो है यहाँ पर सेल का निर्माण हो जाता है, जब जो है दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्ट मीटर की मदद से संयोजन तार से हम जोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में होता है, जैसे कि डेनियल सेल में हो रहा था सेम एज इट इज वैसे ही होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा जिंक की छड़ से कैथोड की ओर यानी कि कॉपर की छड़ की ओर यहाँ पर होता है। अर्थात एनोड से जो है कैथोड की ओर जो है इलेक्ट्रॉन बहने शुरू हो जाते हैं। जब एनोड से कैथोड की ओर जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो हमें पता है कि जो धारा की दिशा होगी वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी। तो धारा की दिशा किस ओर होगी, कॉपर की छड़ से Zn की छड़ की ओर यानी कि कैथोड से लेकर एनोड की ओर जो है धारा प्रवाहित होगी।
और हमें पता है कि इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है, और जिस पर क्या है रिडक्शन की अभिक्रिया होती है उसे कैथोड बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है कैथोड का कार्य कौन सा करेगा, कॉपर की छड़ करेगी, और जो एनोड का कार्य करेगी Zn की छड़ करेगी। तो एनोड पर क्या है ऑक्सीकरण की क्रिया होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट हो जाते हैं, और इससे क्या है इस पर जो है नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और कैथोड पर क्या हो जाता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और जहां पर क्या है कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अर्थात जो हमारा एनोड है, जो हमारी जिंक की छड़ है, वह क्या है नेगेटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करती है, और इस पर क्या होता है, इस पर जो है ऑक्सीडेशन होता है। और जो हमारा कॉपर की छड़ है वह जो है कैथोड की तरह कार्य करेगी और धनात्मक बिंदु यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करते हैं, और इस पर क्या होता है रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं। और इस गैल्वेनिक सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान होता है, जो विभव होता है यहाँ पर 1.1 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है किस प्रकार से होता है ये सब हमने देख लिया, और किस प्रकार से जो है वैद्युत धारा की दिशा जो है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। तो क्रियाविधि को हमने देख लिया है कि क्या थी, एक बारी फिर से देखते हैं क्रियाविधि क्या थी। जब गैल्वेनिक सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है, यानी कि जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जब सेल का निर्माण हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है जिंक की छड़ से जो है कॉपर की छड़ की ओर होता है, यानी कि एनोड से लेकर कैथोड की ओर होता है, और धारा की जो दिशा होती है वह कैथोड से एनोड की ओर होती है, यानी कि कॉपर की छड़ से Zn की छड़ की ओर होती है। और गैल्वेनिक सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वह 1.1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रियाओं की। तो जो गैल्वेनिक सेल में होती है, गैल्वेनिक सेल में जो है दो प्रकार की रिएक्शन होती है, जो कि क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, यानी कि एक जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और जो दूसरी होती है वह अपचयन अभिक्रिया होती है, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया होती है, जिसको अवकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो पहली जो रिएक्शन होती है एनोड पर होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, एनोडिक अभिक्रिया, यानी कि जो कि हमारी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और जो दूसरी होती है कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है कैथोडिक अभिक्रिया, या फिर जो कि क्या है कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को देखते हैं, जो कि हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि जो हमारा धातु होगा वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा एनोड का कार्य कर रहा था गैल्वेनिक सेल में हुआ था जिंक की छड़, जिंक धातु की छड़ जो है एनोड का कार्य कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है Zn जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, तो ये जो S है या सॉलिड स्टेट को प्रदर्शित कर रहा है। तो जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और दो इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर देता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो यहाँ पर Zn क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरी रिएक्शन क्या है, कैथोड पर जो होने वाली अभिक्रिया होगी वो होगी अपचयन, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पर होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है त्यागे गए, उन इलेक्ट्रॉनों को जो है यहाँ पर कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्रहण कर लिया जाएगा। और यहाँ पर कैथोड का कार्य कौन कर रहा था, कैथोड का कार्य जो है हमारा कॉपर धातु जो है यहाँ पर कर रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव, ये Aq क्या है एक्वस, यानी कि जलीय विलयन। जो Cu2 पॉजिटिव है दो इलेक्ट्रॉन लेके जो है कॉपर धातु का निर्माण कर देगा, यहाँ पर कॉपर की सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, जो कि हमारी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। और जब यहाँ पर हम टोटल सेल रिएक्शन लिखने जाते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है उन दोनों को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने पर जो है क्या प्राप्त होता है हमें, समीकरण 1 और 2 से जो है यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन से जो है दो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, और जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो इस प्रकार से जो हमें सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से जो है हम एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया और कैथोड अर्ध सेल अभिक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया और अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया के द्वारा जो है कंप्लीट सेल रिएक्शन को लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सेल के निरूपण की, कि सेल को किस प्रकार से जो है निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो हम एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को दर्शाते हैं और उसके बाद जो है डबल स्लैश के बाद जो है कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या थी हमारी, Zn सॉलिड स्लैश, एक स्लैश लगाने के बाद जो है Zn2 पॉजिटिव और कौन सा एक्वस जो था, और डबल स्लैश जो है एनोड को जो है कैथोड से अलग करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले जो हम यहाँ पर बाईं ओर किसको लिखेंगे, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही थी, Zn जो है Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस रिएक्शन को जो है एक स्लैश से दिखाया, Zn सॉलिड स्लैश Zn2 पॉजिटिव एक्वस। उसके बाद जो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जो है हम पहले डबल स्लैश लगाते हैं। तो डबल स्लैश जो है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज से भी हम इसको समझ सकते हैं कि डबल स्लैश का मतलब है कि सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु। उसके बाद जो हम कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखते हैं Cu2 पॉजिटिव एक्वस सिंगल स्लैश Cu सॉलिड। इस प्रकार से जो है हम सेल के निरूपण को कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की, जो कि हमारी पहली है इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के बीच उत्पन्न विभवांतर को जो है इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, और इसे जो है ई से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर कॉपर धातु यानी कि कॉपर धातु की छड़ है और जो यहाँ पर सॉल्यूशन CuSO4 विलयन भरा गया है, उसके मध्य में उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cus को प्रदर्शित किया गया है, तो ये जो है इलेक्ट्रोड विभव को जो है इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के लिए कितना होता है, प्लस 0.34 वोल्ट। जो कॉपर के लिए जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है 0.34 वोल्ट होता है। इसी प्रकार से जो है जिंक की छड़ और ZnSO4 सॉल्यूशन के बीच उत्पन्न विभवांतर को जो है इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है -0.76 वोल्ट के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु तथा उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर को जो है इलेक्ट्रोड विभव या फिर अर्ध सेल विभव कहा जाता है। अर्ध सेल विभव क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अर्ध सेल जो है यहाँ पर निरूपित किया जा रहा है, अर्ध सेल के बीच में जो यहाँ पर विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को जो है उसके लवण विलयन में डुबोया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जिस आवेश के कारण जो है लवण विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अर्थात जब किसी जिंक की छड़ को उसके लवण विलयन यानी कि जिंक सल्फेट में रखा जाता है तो उस छड़ पर क्या हो जाता है, जिंक की छड़ पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, आवेश के कारण जो है लवण विलयन के रिस्पेक्ट में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला जो पोटेंशियल होता है उसे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर जो है कोई मानक सेट किया जाता है, यानी कि कोई पैमाना जो है सेट किया हो जाता है कि कितनी जो है उसकी सांद्रता होगी, कितना जो है टेम्परेचर होगा, किस प्रकार से जो है कितना जो है उसका सांद्रता मोलर सांद्रता होगी, उस मोलर सांद्रता पर जो उत्पन्न विभव होता है उसी को जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि कुछ मानक यहाँ पर पैमाना सेट किया होगा। अर्थात किसी अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता यदि एक इकाई हो तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे जो है E0 से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर सभी स्पीशीज मतलब यदि जो कॉपर की छड़ हो गई या फिर जो लवण विलयन हो गया, उनकी जो सांद्रता है वो कितनी हो, 1 मोलर हो या फिर 1 इकाई हो, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात जब किसी धातु इलेक्ट्रोड यानी कि जिंक की छड़ को जो है
25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन पर जो है 1 मोलर सांद्रता वाले लवण विलयन यानी कि जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, तो उस धातु इलेक्ट्रोड यानी कि उस जिंक की छड़ पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होने के कारण जो है उस पर क्या आ जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही जो है धातु इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, और इसे जो है E0 से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेल विभव या फिर विद्युत वाहक बल, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो सेल विभव क्या होता है, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य यानी कि कैथोड और एनोड के मध्य जो विभवांतर होता है उसे सेल विभव या फिर विद्युत वाहक बल या फिर EMF कहा जाता है। अर्थात दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव के अंतर को सेल का EMF कहा जाता है, और इसे जो है ई सेल से डिनोट किया जाता है। अर्थात जब दो भिन्न भिन्न धातु इलेक्ट्रोडों यानी कि कैथोड और एनोड, जो कि क्या है, एक कॉपर की छड़ होगी और एक जिंक की छड़ होगी, तो जब दो भिन्न भिन्न धातु इलेक्ट्रोडों को जो है उनके लवण विलयन यानी कि जिंक सल्फेट के विलयन या फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है डुबोया जाता है, यानी कि उन दोनों कॉपर की छड़ और जिंक की छड़ को जो है उनके लवण विलयन में रखा जाता है, तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण दोनों धातु इलेक्ट्रोडों में क्या है, इलेक्ट्रोड विभव आ जाता है, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो विभव अंतर आता है, विभव का अंतर उत्पन्न होता है, उसी को जो है सेल विभव कहा जाता है। यानी कि दो भिन्न भिन्न धातु इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को या फिर विभवांतर को सेल विभव कहा जाता है। इसको ई सेल से डिनोट करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर हम कह सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं गैल्वेनिक सेल का विभव, या फिर डैनियल सेल की संरचना से भी हम सेल के विद्युत वाहक बल को समझ सकते हैं, या फिर सेल के विभव को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैल्वेनिक सेल के विभव का जो है उदाहरण ले रहे हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू हमें पता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो कैथोड पर जो है, कैथोड का कार्य क्या कौन सा कर रहा था, कॉपर की छड़, और जो एनोड का कार्य कर रही थी जिंक की छड़। तो जो है कॉपर का जो मान होता है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान था वह था, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना था, हमने अभी देखा था, प्लस में था 0.34 वोल्ट, और जो जिंक के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान था -0.76 वोल्ट था। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो सेल विभव आता है गैल्वेनिक सेल का वह आता है 1.1 वोल्ट। तो इस प्रकार से जो है हम सेल विभव या फिर विद्युत वाहक बल को समझ सकते हैं और गैल्वेनिक सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या फिर ऑक्सीकृत होने की जो नेचर होता है उसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे जो है ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। और जो अपचयन विभव होता है यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है या फिर अपचयित होने का जो नेचर होता है उसके कारण जो उत्पन्न विभव होता है उसे जो है अपचयन विभव कहा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण विभव के उदाहरण दिए गए हैं और अपचयन विभव के उदाहरण दिए गए हैं। सपोज दैट हमारे पास जो है कोई मेटल है और यह क्या है, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो Mn पॉजिटिव प्लस Ni नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। Mn पॉजिटिव में जो है M धातु कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑक्सीकरण विभव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है जिंक को जो है क्या है, जिंक का जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो Zn2 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो रहा है और दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉनों को जो यहाँ पर ये छोड़ रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों को जो है अपने में से त्याग कर रहा है। ऐसे ही जो है H2 को लिया गया है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्ट हो गया। अपचयन विभव में क्या होता है, Mn पॉजिटिव प्लस Ni
इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एम सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार किया जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने जब ग्रहण किए हैं तो यह कॉपर की सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार से जो है 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जब है इसने जो है 2H प्लस के आयनों ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल के निरूपण की, जो कि हमने थोड़े बहुत अभी इस लेक्चर के माध्यम से समझ लिया था, लेकिन दोबारा से इसको समझते हैं सेल का निरूपण जो है किस प्रकार से किया जाता है। सेल के निरूपण के लिए जो है हमारे पास सबसे पहले सेल रिएक्शन का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एनोडिक रिएक्शन जो है, यानी कि एनोड पर होने वाली रिएक्शन जो कि क्या थी हमारी, Zn गिब्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर लिया, यानी कि एनोड पर होने वाली जो रिएक्शन थी वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी। इसी प्रकार से जो दूसरी रिएक्शन है कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, तो कैथोडिक रिएक्शन क्या थी, जिसमें क्या है अपचयन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को स्वीकारा जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। Cu2 पॉजिटिव ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो Cu सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जब हम इसकी सेल रिएक्शन लिखने जाते हैं तो सेल रिएक्शन किस प्रकार से लिखते हैं, इन दोनों इक्वेशन जो एनोडिक रिएक्शन वाली इक्वेशन है और कैथोडिक रिएक्शन वाली जो हाफ सेल की रिएक्शन है, इन दोनों को जो जब जोड़ते हैं तो हमें जो है कंप्लीट सेल रिएक्शन प्राप्त होती है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन किस प्रकार से प्राप्त होगी, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमें जो है Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Cus प्लस Zn2 पॉजिटिव एक्वस में ये कंप्लीट सेल रिएक्शन प्राप्त हो जाती है। और सेल का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सेल के निरूपण के लिए जो है हम सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन को लिखते हैं, उसके बाद डबल स्लैश से जो है कैथोडिक रिएक्शन को लिखा जाता है। तो बाईं ओर जो है एनोड पर होने वाली रिएक्शन कौन सी थी, जिंक जो कि क्या है एनोड का कार्य कर रहा है, तो Zn सॉलिड स्टेट में है सिंगल स्लैश Zn2 पॉजिटिव एक्वस में, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, ऑक्सीडेशन यहाँ पर Zn का Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद जो है एनोडिक रिएक्शन को जो है कैथोडिक रिएक्शन से अलग करने के लिए जो है डबल स्लैश लगाया जाता है। उसके बाद जब डबल स्लैश के बाद जो है हम क्या लिखते हैं, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही थी, जो कि रिडक्शन अभिक्रिया थी, रिडक्शन रिएक्शन जो है कैथोडिक रिएक्शन में हो रही थी। तो Cu2 पॉजिटिव एक्वस स्लैश सिंगल स्लैश Cu सॉलिड स्टेट। तो इस प्रकार से जो हम सेल का निरूपण करते हैं। नेक्स्ट अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सेल के निरूपण के लिए जो है एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्या है, दी गई सेल अभिक्रिया का सेल निरूपण करें। तो सेल अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, कौन सी है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनोडिक रिएक्शन को लिखेंगे, यानी कि एनोड पर होने वाली रिएक्शन को लिखेंगे, और दूसरी क्या है कैथोडिक रिएक्शन को लिखेंगे, यानी कि कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को लिखेंगे। तो एनोडिक रिएक्शन कौन सी होगी, जो कि क्या है यहाँ पर जो है Cu कॉपर है, कॉपर क्या है सॉलिड स्टेट से एक्वस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो कॉपर ने जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पर कॉपर का हुआ होगा। तो एनोडिक रिएक्शन किस पर होगी, कॉपर पर जो है एनोडिक रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो एनोड पर होने वाली जो रिएक्शन होगी, Cu सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने त्याग दिए हैं। और जो कैथोडिक रिएक्शन होगी, जो Ag पॉजिटिव है, यानी कि 2Ag पॉजिटिव जो एक्वस में है, इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये क्या है 2Ag सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हम इसके सेल निरूपण को, जब हमारे पास एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन आ जाती है तो उसके बाद हम सेल निरूपण इसका आसानी से कर सकते हैं। सेल निरूपण के लिए मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है एनोड पर होने वाली रिएक्शन, यानी कि जो कि हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई उसको लिखना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि जो एनोड पर रिएक्शन हुई वह कौन सी थी, कॉपर वाली रिएक्शन। तो Cu सॉलिड सिंगल स्लैश Cu2 पॉजिटिव जो है एक्वस में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिए थे, डबल स्लैश। उसके बाद जो है एनोड की रिएक्शन को कैथोड से अलग करने के लिए जो है डबल स्लैश यहाँ पर लगाया जाता है। उसके बाद क्या है, कैथोडिक रिएक्शन को लिखेंगे तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया और थी, जो कि 2Ag पॉजिटिव वाली थी, यानी कि Ag पॉजिटिव एक्वस सिंगल स्लैश Ag सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये 2 लिखने का कोई
लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर सेल के निरूपण को प्रदर्शित करते हैं। सेल की अभिक्रियाओं के द्वारा सेल का निरूपण किया जाता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं सेल के निरूपण के लिए, हमें जो है सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसको एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद कैथोडिक रिएक्शन लिखते हैं, और एट लास्ट हम जो है सेल निरूपण करने में, जब हम सेल अभिक्रिया का सेल निरूपित करते हैं, सेल की फॉर्म में निरूपित करते हैं सेल अभिक्रिया को, तो क्या करते हैं सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं। और किसके साथ, यानी कि जो पहले सिंगल स्लैश लगा के उसके बाद डबल स्लैश लगा के क्या करते हैं कैथोडिक रिएक्शन लिखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर होमवर्क है आपके लिए, आपने जो है यहाँ पर नीचे दी गई सेल अभिक्रियाओं के लिए जो है सेल निरूपण करना है। यहाँ पर तीनों रिएक्शन दी गई हैं, इनके लिए जो आपको सेल निरूपण करके पहले हमें जो क्या है एनोडिक रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद इनके लिए कैथोडिक रिएक्शन लिखनी है, तीनों के लिए अलग अलग। उसके बाद जो है आप यहाँ पर इनके सेल निरूपण को दर्शाएंगे, जो कि आपने जो है स्वयं करना है। होमवर्क के तौर पर ये आपको दिया गया है कि आपको कितना समझ आया है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।